विद्या चाय की प्याली लेकर मनोहर के पास गई और आवाज लगाई, आप उठ जाते, ये आपकी चाय लाई थी। रख दे मेज पर, पी लूंगा। मैं नहीं चाहता सुबह सुबह तेरा मनहूस चेहरा देखकर अपना पूरा दिन खराब करूं। चल जा, मेरे लिए गर्म गर्म आलू की कचौड़ी बनाकर रख। शक्ल अच्छी नहीं है तो खाना तो अच्छा बना ही दिया कर, मनहूस कहीं की। मनोहर की रोजाना की आदत थी विद्या को परेशान करने की और ताने देने की। विद्या देखने में एक सीधी सादी साधारण सी महिला थी। बहुत ज्यादा ऊपरी सुंदरता नहीं कह सकते, पर उसका मन बहुत सुंदर था। वो कभी भी मनोहर की बातों का बुरा नहीं मानती थी, बल्कि कहीं ना कहीं वो अपने अंदर ही दोष ढूंढती थी। इसका भी एक कारण था कि शादी के 15 साल बाद भी विद्या मां नहीं बन पाई थी। मनोहर का विद्या के प्रति नफरत का एक ये कारण भी था। मेरे ही कर्म फूटे थे जो तेरे से ब्याह हुआ। अम्मा की मति मारी गई थी जो उन्होंने तुझे मेरे लिए पसंद कर लिया। न शक्ल तेरी सुंदर है और ना ही तू मुझे औलाद का सुख दे पाई। अरे, तो इसमें विद्या का क्या दोष है? डॉक्टरनी को सारे चेकअप करवा दिए, अब ये बेचारी अभी तक मां नहीं बन पाई, तो इसमें इसकी क्या गलती है? अम्मा, तू मेरी मां होकर विद्या का पक्ष लेती हो। कौन मां भला अपने बेटे की जगह बहू को महत्व देती है? आखिर कौन से लाल लगे हैं इसमें जो इस पर इतना प्यार उड़ेलती रहती हो? विद्या को तेरे बापू बहू ने ही अपनी बेटी बनाकर लेकर आए थे, उसे हर वक्त कोसना बंद कर। मनोहर गुस्से में पैर पटकता हुआ चला जाता है। विद्या रोने लगती है। उसकी सास कांता उसे चुप कराती है। अम्मा, मैं क्या करूं? मैं मां नहीं बन पाई। मैं कैसी बहू हूं जो इस परिवार को कोई सुख नहीं दे पाई। वही गांव में मनोहर का एक दोस्त बिरजू रहता था। मनोहर घर से जब भी गुस्से में निकलता तो बिरजू के घर जाकर बैठ जाता। क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों है? वही यार, रोज सुबह सुबह उस मनहूस विद्या का चेहरा देख देख कर मैं तंग आ गया हूं। समझ नहीं आता क्या करूं। बापू और अम्मा ने जबरदस्ती ब्याह कर दिया उसका मेरे साथ, जिसकी सजा अब मैं भुगत रहा हूं। न उसकी शक्ल है, न वो मां बन सकती है। ऊपर से अम्मा उसे और सिर पर चढ़ाकर बैठी है। जीजा जी, ये भाभी ने चाय भिजवाई है। अरे सीमा, तू क्यों लाई ये चाय? तेरी भाभी कहाँ है? जीजा जी, वो मुन्ना को नहला रही है, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं आपको चाय पहुंचा दूं। सीमा की सुंदरता को देखकर मनोहर मंत्रमुग्ध हो जाता है और सीमा को लगातार देखता रहता है। मनोहर, ओ मनोहर, कहाँ खो गया? ये ले चाय पी ले। ये कौन है बिरजू? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। ये मेरी साली है, कल ही शहर से आई है, 10वीं पास है। सीमा को देखकर मनोहर के मन में न जाने कौन कौन से ख्याल आने लगते हैं। अब वो रोजाना ही किसी न किसी बहाने बिरजू के घर आ जाता था और जानबूझकर धीरे धीरे वो सीमा को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। सीमा, तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। आप तो मेरी यूं ही मुफ्त की तारीफ करते रहते हो। कभी काजल बिंदी हार तो उपहार में लाए नहीं, अपनी विद्या को ही लाकर देते होगे। अरे बस इतनी सी बात, कल देखना तुम्हें गहनों में न लाद दूं तो मेरा नाम मनोहर नहीं। हाँ। अगले दिन मनोहर घर में जुड़े हुए सारे पैसों से सीमा के लिए गहने और उपहार खरीद लेता है। ये हार तो सचमुच बहुत खूबसूरत है, और ये चांदी की पायल, मेरे लिए इतने सुंदर गहने। पर मेरे लिए इतने गहने क्यों लाए हो तुम? हाँ मनोहर, ये बात तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता था कि तुम आखिर सीमा के लिए इतने महंगे गहने और हार क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? सीमा की भी समाज में कोई इज्जत है? तुम रोजाना उससे इस तरह से मिलने आ जाते हो, बिना नाम के कोई रिश्ता नहीं होता। तो मैं कब मना कर रहा हूं बिरजू? मैं सीमा को नाम देना चाहता हूं। मैं सीमा से शादी करना चाहता हूं। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो मैं सीमा को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बस तुम एक बार हां कर दो। सीमा के मेरी जिंदगी में आने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। जीजा जी, दीदी, मैं भी मनोहर के बिना नहीं रह सकती। मैं मनोहर से बहुत प्यार करती हूँ। पर तुम विद्या को कहाँ रखोगे? क्या तुम सीमा को उसकी सौतन बना कर ले जा रहे हो? तुम चिंता मत करो बिरजू, मैं विद्या को अम्मा के साथ हमारे एक कमरे वाले मकान में रहने के लिए भेज दूंगा। उसके बाद बड़े घर में मैं और सीमा आराम से जिंदगी गुजारेंगे। मनोहर घर जाकर अपनी दूसरी शादी की बात अपनी मां कांता और पत्नी विद्या से कहता है। क्या कहा? तू विद्या की सौतन लेकर आएगा?
तू दूसरी शादी का नाम अपने दिमाग में कैसे ला सकता है? विद्या ने तेरे लिए क्या नहीं किया। 15 साल उसने तेरे नाम कर दिए। तेरी एक आवाज में सब कुछ करती है। और जो तू पैसे उस सीमा पर उड़ा रहा है ना, वो सब तेरे साथ खेतों में मेहनत करके विद्या ने ही जोड़े हैं। समय पर फसल की देखभाल करना, समय पर फसल को पानी देना, सारा दिन खेतों में तेरे साथ वो काम करती है, साथ साथ घर भी संभालती है। फिर भी तुझे शर्म नहीं आती? तू एक कल की आई लड़की की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसे विद्या की सौतन बनाकर घर ला रहा है। अम्मा, अपने आप को संभालो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तू ला तो रहा है उसे ब्याह कर, पर देख लियो, एक दिन तू खुद पछताएगा। मनोहर सीमा से शादी कर लेता है और उसके आते ही, अम्मा देखो, सीमा नहीं चाहती कि वो विद्या के साथ रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम और विद्या वो सामने वाले छोटे कमरे में रहना शुरू कर दो। और हाँ, खर्चा पानी तो मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा। वो छोटा जमीन का टुकड़ा तुम अपने पास ही रख लो। विद्या, उस पर खेतीबाड़ी करके तुम अपना और माँ का गुजारा कर लेना, ठीक है? ताकि हमें भी कोई परेशानी ना हो और तुम्हें भी। देखो जी, जल्दी जल्दी जितना भी कूड़ा कचरा है घर से बाहर फेंक दो। मेरे से ये बदबू और बर्दाश्त नहीं हो रही है। मनोहर, तेरी बीवी हमें कूड़ा कचरा बोल रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। अम्मा, चलो हम वहां चलकर रह लेंगे, बेकार में अपना खून मत जलाओ। विद्या और कांता घर के सामने बने एक छोटे कमरे में रहने लगती हैं। सीमा को तो फिजूल खर्ची की आदत थी, क्योंकि वो शहर की रहने वाली थी, इसलिए वो रोजाना मनोहर को शहर घूमने के लिए ले जाती थी। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए पिक्चर की 2 टिकट लेकर आओगे। किसी भी तरह मुझे वो पिक्चर देखनी ही है। मेरी सहेली रूपा ने तो वो पिक्चर कब की देख ली। ये देखो मेरे हाथ में क्या है। अरे, ये तो शहर के सबसे बड़े सिनेमा हॉल की टिकट है। ये तो बड़ी महंगी आई होगी। अरे तुम्हारे सामने ये पिक्चर की टिकट महंगी क्या और सस्ती क्या? तुमने मुझे बोला तो मैं ले आया। ऐसे ही मनोहर रोजाना सीमा को घुमाने ले जाता था। धीरे धीरे समय बीता। सीमा के अब एक बेटा पैदा हो गया था, पर फालतू खर्चों की वजह से मनोहर का काम बिल्कुल खत्म हो गया था। लड़के के जन्म पर उसने बहुत खर्चा कर लिया था। उसने अपना खेत भी बेच दिया था। क्या करूं सीमा, घर का गुजारा कैसे होगा? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। देखो जी, तुम्हें औलाद चाहिए थी, मैंने तुम्हें बेटा दे दिया है। अब तुम इस तरह से हमें गरीबी और भूख में मारोगे तो मैं यहां एक दिन भी नहीं रहूंगी। क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे? सब खत्म हो गया। सीमा भाभी, ओ सीमा भाभी, मनोहर भैया का पैर ट्रैक्टर के पहिए में आ गया, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। मनोहर का पैर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपाहिज हो जाता है और सारा दिन वो खटिया पर ही पड़ा रहता है। दिन पर दिन मनोहर बीमार रहने लगा था। सीमा बिरजू के पास जाती है और पैसों की थोड़ी सी मदद मांगती है। जीजा जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। आपको तो पता है मनोहर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो। देख सीमा, मनोहर से शादी करने का निर्णय तेरा था, अब परेशानी भी तुझे ही खुद झेलनी पड़ेगी। हम तेरी कितने दिन मदद कर लेंगे बता? पिछले हफ्ते भी तू मुझसे 500 रुपए उधार मांग कर ले गई थी। अब मुझे माफ कर। सुनो जी, मुन्ना भूखा है, इसे दूध कहाँ से ला कर दूं? मेरी छाती तो बिल्कुल सूख गई है, दूध भी नहीं उतर रहा। कुछ खाऊंगी नहीं तो छाती से दूध कैसे उतरेगा? शायद ये मेरे कर्मों की सजा है। मैंने अम्मा और विद्या के साथ बहुत गलत किया। तभी विद्या आ जाती है। उसके हाथ में भोजन की थाली और लोटे में दूध था। ये लो सीमा, तुम्हारे और मनोहर के लिए रोटी और दाल लाई थी, और ये दूध मुन्ना को पिला दो। दीदी, आपने हमारे लिए इतना सोचा। मैं ये सब मुन्ना के लिए कर रही हूं। ये तो मासूम है। तुम दोनों के किए की सजा ये बच्चा क्यों भुगते? तुम दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो ये अनाथ हो जाएगा। इसलिए अब से जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी। मैं तुम्हारे परिवार को पालूंगी, और इससे ज्यादा मेरे से तुम दोनों कोई उम्मीद मत रखना। कांता विद्या के दर्द को समझ रही थी। मनोहर की आंखों में आंसू भरे थे। उसने विद्या के होते हुए भी सीमा से दूसरी शादी की, पर आज मुश्किल घड़ी में
जब सबने मनोहर और सीमा से मुंह मोड़ लिया तो विद्या ही थी जिसने उन दोनों का हाथ थामा और उनके परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया।